गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में हमने गत कक्षा में आर.सी. दत्त के विचार एवं अवधारणाएं शुरू की थी। इसी कड़ी में आज हम उनके कृषि संबंधी विचार आदि देखेंगे। आर.सी. दत्त एक प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण कृषि, भूधारण व्यवस्था, लगान, कृषकों की स्थिति आदि से निकट से जुड़े हुए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति का विवेचन करने के लिए सर्वाधिक ध्यान उन्होंने कृषि पर दिया। दत्त ने बताया कि भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत लगान है और यह सार्वजनिक आय का 1/3 है और प्रारंभ से ही यह मुख्य स्रोत रहा है। ब्रिटिश काल में भू लगान की 2 प्रकार की व्यवस्थाओं की आर.सी. दत्त ने व्याख्या की। एक जमींदार प्रथा और दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 2 प्रथाएं पुनः 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक स्थायी बंदोबस्त और दूसरा अस्थायी बंदोबस्त। भारत में जमींदारी प्रथा के दोनों रूप देखने को मिलते थे, लेकिन रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त के रूप में नहीं थी। सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी का स्थायी बंदोबस्त स्वरूप प्रस्तुत किया, लेकिन वह लागू नहीं हो पाया। आर.सी. दत्त ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर प्रहार किया और कॉर्नवालिस को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये जमींदारों के कोप भाजन का जनता शिकार हो रही है। समय व्यतीत होने के साथ साथ उन्होंने अकालों की विवेचना भी की। इन अकालों का दुष्प्रभाव बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसान की स्थिति अन्य भागों से अच्छी है, जिसका कारण स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है। उन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा की कटी आलोचना की। उनके अनुसार रैयतवाड़ी में लगान की मात्रा स्थिर न होकर बदलती रहती है और दर ऊंची होती है। रैयतवाड़ी किसानों को धन संचय के लिए प्रेरित नहीं करती, जिससे वे दयनीय स्थिति में रहते हैं। रैयतवाड़ी राजस्व अधिकारियों के मध्य व्यापक भ्रष्टाचार और अनैतिक दुराचार का कारण है। उन्होंने रैयतवाड़ी को श्रम के शोषण को प्रोत्साहन करने वाला बताया। इस प्रकार उन्होंने रैयतवाड़ी के अस्थायी बंदोबस्त स्वरूप को बदलने की मांग की और उन्होंने सर टॉमस मुनरो के द्वारा प्रस्तुत रैयतवाड़ी के स्थायी बंदोबस्त को सर्वश्रेष्ठ बताया। आर.सी. दत्त भारतीय कृषक की दुर्दशा और बार बार आने वाले भीषण अकाल से चिंतित थे। उन्होंने लगान वसूलने की प्रक्रिया को भारतीय किसान के पक्ष में सुधारने पर बल दिया। उद्योग के संबंध में आर.सी. दत्त ने कहा कि भारत में लघु और कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे। वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण का प्रारंभ औद्योगिक शोषण से हुआ। दत्त के अनुसार यह शोषण
इतना व्यापक था कि लघु व कुटीर उद्योग प्राय नष्ट हो गए। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया द विक्टोरियन एज के प्रस्तावना में लिखा कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि भारतीय उद्योग समाप्त हो गए और ब्रिटिश उद्योगों का विस्तार हुआ। भारतीय वस्तुओं के इंग्लैंड में आयात को भारी शुल्क लगाकर हतोत्साहित किया गया। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात को नाममात्र का शुल्क लगाकर प्रोत्साहित किया। इस नीति के दोहरे पहलू थे। भारत में ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन और ब्रिटिश तैयार माल का भारत में उपभोग। यह राजनीतिक अन्याय का एक रूप था। सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में रमेश चंद्र दत्त ने सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण पर प्रकाश डाला। उन्होंने सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत करारोपण बताया। यह करारोपण भारत में बहुत अधिक था। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति पाउंड वसूल किए जाने वाला कर बहुत अधिक था। उन्होंने बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय सरकारी अनुमान के अनुसार 2 पाउंड है। या 40 स्टर्लिंग है। 40 स्टर्लिंग पर कर की मात्रा 4s8d है, अर्थात प्रति व्यक्ति प्रति पाउंड कर की दर 2 स्टर्लिंग $4 है। भारत में सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगान रहा है, जो भारत की कुल आय का 1/4 से अधिक भाग है। आर.सी. दत्त के अनुसार भारत पर पड़ने वाले भीषण अकाल, कृषक की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह कर भार बहुत अधिक है। उन्होंने बताया, नमक जैसी वस्तु पर भी कर है व कर की दर भी बहुत ऊंची निर्धारित की गई है। रमेश चंद्र दत्त ने बताया कि जब किसी देश में कर लगाया जाता है और उसी देश में खर्च किया जाता है तो वह उसी देश की जनता के मध्य चलायमान होता है। उस देश के व्यापार, उद्योग व कृषि को समृद्ध करता है और फल पुनः जनता तक किसी न किसी रूप में पहुंचता है। लेकिन जब जिस देश में कर लगाया जाता है और उस देश में उसे खर्च नहीं किया जाता और बाहर भेज दिया जाता है तो वह कभी भी किसी भी रूप में वापस लौट कर नहीं आता। न ही व्यापार, उद्योग और कृषि का विकास हो पाता है। आर.सी. दत्त के अनुसार भारत में सार्वजनिक व्यय की संरचना ब्रिटिश हितों की पूरक है। रेलवे व सिंचाई पर होने वाले व्यय को यदि हटा दें तो अधिकांश व्यय नागरिक व सैन्य प्रशासन पर किया जाता है। आर.सी. दत्त ने सार्वजनिक व्यय की संरचना के संदर्भ में 2 उल्लेखनीय तथ्य बताए। पहला, रेलवे व सिंचाई पर होने वाले व्यय में अधिकांश भाग रेलवे का है। गृह प्रभार के अंतर्गत भी अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण व रेलवे पर ब्याज तथा सैन्य प्रभार का है। सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में दत्त ने बताया कि ब्रिटिश हितों की परिपूर्ति के कारण भारत प्रारंभ से ही सार्वजनिक ऋण से ग्रस्त है।
उल्लेखनीय है कि जब इंग्लैंड में सार्वजनिक ऋण कम हो रहे हैं तो फिर भारत में क्यों बढ़ रहे हैं। जब 1858 में ईस्ट इंडिया ने भारत का शासन ब्रिटिश सरकार को सौंपा था, उस समय भारत पर ऋण की मात्रा 70 मिलियन पाउंड थी। कंपनी ने भारत को दी गई सेवाओं के बदले 150 मिलियन पाउंड वसूल किए, जो कि वित्तीय दृष्टि से पूर्णतः गलत और अन्यायपूर्ण थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगान युद्ध, चीन युद्ध और भारत से बाहर लड़े गए युद्धों की भी कीमत वसूल की। 18 वर्ष में यह सार्वजनिक ऋण 2 गुना होकर 1877 में 140 मिलियन पाउंड हो गया। 1900 तक बढ़ते हुए ये 224 मिलियन पाउंड हो गया। इस ऋण पर भारी मात्रा में ब्याज चुकाना होता है। दत्त ने बताया कि महत्वपूर्ण तो यह है कि ब्रिटिश काल में 1878 और 1897 के अफगान युद्ध का व्यय भी भारत के खजाने से चुकाया गया, जबकि उस समय हमें अकाल सहायता की आवश्यकता थी। रेलवे व सिंचाई के संदर्भ में रोमेश चंद्र दत्त ने बताया कि भारतीय प्रशासन इंग्लैंड की जनता की विचारधारा से प्रभावित था, न कि भारत की जनता के विचारों से। अंग्रेज़ों ने रेलों के महत्व को समझा, भारत में सिंचाई के महत्व को नहीं। रेलवे के विस्तार के द्वारा भारत में विस्तृत बाजार क्षेत्र की संकल्पना की। ब्रिटिश व्यापारियों ने रेलवे के और विस्तार के माध्यम से नई व्यापारिक सुविधाओं की मांग की। ब्रिटिश उद्योगपतियों के समूह ने इसके लिए एक ओर तो संसद में मांग की और दूसरी ओर भारत सरकार से सीधा संबंध स्थापित किया। किसी ने भी सिंचाई की परवाह नहीं की, क्योंकि इंग्लैंड में किसी ने भी भारत के लिए सिंचाई का महत्व नहीं समझा। रेलवे की तुलना में सिंचाई पर किया गया व्यय बहुत कम रहा। आर.सी. दत्त ने एक और रोचक तथ्य बताया कि सिंचाई पर जो हम विनियोग करते हैं उसका 6 से 9% वार्षिक लाभ के रूप में प्राप्त होता है, जबकि रेलवे तो निरंतर घाटे में है। रेलवे के लगातार घाटे में रहने के बावजूद हम रेलवे कंपनियों को ब्याज के अतिरिक्त 4-5% लाभांश गारंटी के रूप में प्रदान करते हैं। तब भी सरकार रेलवे के विस्तार पर बल देती है, न सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर। उन्होंने कहा, रेलें भारत को अन्न आपूर्ति में एक भी दाने की वृद्धि नहीं करती, जबकि सिंचाई से अन्न 2 गुना पैदा होता है। देश के अकालों में कमी आती है, फिर भी सरकार सिंचाई विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती। आर.सी. दत्त ने कीमत व मजदूरी के संदर्भ में बताया कि ब्रिटिश काल में भारत में मजदूरी का स्तर काफ़ी नीचा था। भारतीय कृषि श्रमिकों की औसत मजदूरी 5 से 6 स्टर्लिंग प्रति माह थी, जिसे हम पाएंगे कि कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 1 पाउंड से भी कम बैठती है। पाउंड की प्रति व्यक्ति आय निर्धनता के न्यूनतम स्तर से भी कम है। उल्लेखनीय है कि भारत की 80% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। गेहूं चावल की कीमतें मजदूरी की तुलना में बहुत अधिक हैं। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि मुख्य खाद्य पदार्थ थे। दत्त ने सरकारी समंकों की सहायता लेकर बताया कि मजदूरी दर में असमानता भी बहुत अधिक है। बंगाल, आगरा व अवध, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत आदि प्रांतों में मासिक मजदूरी
में बहुत असमानता पाई गई। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आरसी दत्त के एक प्रशासक के रूप में भारत की तात्कालिक दयनीय आर्थिक स्थिति को निकट से देखा और समझा। उन्होंने तस्वीर को शब्दों में प्रस्तुत किया, बार बार पड़ने वाले भीषण अकालों का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया। दत्त द्वारा लिखित आर्थिक इतिहास एक अमूल्य निधि है। उन्होंने न केवल देश की आर्थिक स्थिति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, अपितु उसमें सुधार हेतु मार्ग भी प्रशस्त किया।